हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं ज्योग्राफी से संबंधित 10 प्रीवियस क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है। ठीक है, सेट 15 देखेंगे आज। पर भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? एल्युमिनियम, ताम्र, लोहा, टाइटेनियम। तो क्या बोल रहा है, भारत के कतिपय, जैसा जाना जाता है कतिपय में वही होना है, तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत है? तो ये टाइटेनियम के हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये ऐसा है कि क्षेत्र विशेषता कहाँ पाया जाता है, इसलिए ज्योग्राफी में रख लीजिए। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट टाइप के क्या एलिमेंट्स हैं, किस एयर्स से प्राप्त किए जाते हैं, वो देख लीजिए तो उचित होगा। क्वेश्चन देता है ऐसे साइंस में भी यूपीएससी कम ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक आध सेंटेंस रहेगा। ऐसे तो ये साइंस नहीं है, आप ज्योग्राफी में देख रहे हैं। ज्योग्राफी में क्या है, आपका क्षेत्र पूछ दिया जाता है कि कहाँ पाया जाता है। तिल्मेनाइट का यहाँ पे सूत्र दिखा रहा है FeO मतलब कि ये लोहे के अयस्क के रूप में कर सकते हैं, पाया जाता है, साथ में टाइटेनियम जुड़ा हुआ है। और रूटाइल TiO2 मतलब इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, बट इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, टाइटेनियम भी है और लोहा की मात्रा। ये दो प्रमुख खनिज हैं, इसलिए विकल्प क्या है, डी सही है। कर अन्य बारीक खनिजों के साथ इल्मेनाइट और रूटाइल पश्चिम में सौराष्ट्र तट जो गुजरात में पड़ता है से लेकर पूरब में दीघा तट पश्चिम बंगाल तक पाए जाने वाले समुद्र तट रेत जमा के महत्वपूर्ण घटक हैं। ये खनिज 5 अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्रों में केंद्रित है। निंदकारा और कायमकुलम कोलम कोलम जिला केरल के बीच 22 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है क्या है, पोस्ट में लिखा है मुख्य खनन केंद्र के बाद चावारा जमा के रूप में यह जाना जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में वल्यार नदी की मुहानी से लेकर कोलाचर, मानव, लाक्रीची और थोड़ा आगे यदि जाते हैं तो एमके अवसाद के रूप में, ये एमके अवसाद क्या है वो देखने लेना होगा। ठीक है, फिलहाल हमने देखा नहीं, अभी आया तो चौंक गए। एमके अवसाद के रूप में जाना जाता है, सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। उड़ीसा के जंगम जिले में 1.4 किलोमीटर की औसत चौड़ाई के साथ लिया नदी के मुहाने और गोपालपुर लाइट हाउस के बीच लगभग 18 किलोमीटर तक फैले छतरपुर तट पर क्या है, ये अवसाद के रूप में पाए जाते हैं। फिर है उड़ीसा के पुरी जिले में 1.91 किलोमीटर की औसत चौड़ाई के साथ गिराला नाला से ग्राम भवुनिया तक 30 किलोमीटर तक ब्रह्मगिरी अवसाद है। श्रीकाकुलम जिले आंध्र प्रदेश में 25 किलोमीटर लंबाई और 700 मीटर नीलारेगू और संदीपेटी पेटा के बीच भावनापुर तट, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग के एमडी इन खनिज भंडारों की खोज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एक तरह से ये ठीक है, आगे देखते हैं। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो यहाँ पे किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है, यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है उसी के रूप में तो क्वेश्चन होता है। ठीक है, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कजाकिस्तान। यहाँ एक और है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा, सबसे ज्यादा यहाँ लगभग 60% पाया जाता है। अच्छा, 70% है, या फिर हम गलती बोल रहे हैं, 60 नहीं 85% है। कर विश्व के 50% क्वाइट भंडार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता और व्यवधान की संभावना अधिक। अरे कांगो वर्तमान में ये क्वेश्चन आपका 2023 का है ना। हाँ, तो क्या 2 नहीं होगा,
कांगो वर्तमान में विश्व का 70% अधिक क्वार्ट उत्पादित करता है। अच्छा, तो भंडार के रूप में यदि कहा जाए तो 50% भंडार, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना क्वार्ट पाया जा सकता है या भंडार जो ज्ञात है अभी, ठीक है, उसमें 50% किसके पास है? इसके पास है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पास। अरे कांगो वर्तमान में विश्व का 70% से अधिक क्वार्ट उत्पादित करता है, लेकिन कुछ हस्तशिल्पी क्वार्ट उत्पादन, अनाधिकारों के खनन और बाल श्रम के उपयोग के कारण प्रतिष्ठा को खतरा पैदा करता है। तो कोबाल्ट के बारे में थोड़ा जान सकते हैं। कोबाल्ट एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक CO है, परमाणु संख्या 27 है। यह एक कठोर चमकदार चांदी सफेद धातु है, नहीं चांदी जैसा सफेद धातु है, जो रासायनिक रूप से लोहे और निकल के समान भी है। ठीक है, कोबाल्ट पृथ्वी के पकड़े में केवल रासायनिक रूप से संयुक्त रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक उल्कापिंडीय लोहा के मिश्र धातु में पाया जाता है। तो कोबाल्ट के अनुप्रयोग भी देख सकते हैं। कोबाल्ट लिथियम आयन बैटरी के कैथोड में एक प्रमुख घटक है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहनों सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। चुंबकीय पदार्थ, कोबाल्ट एक मजबूत चुंबक है और इसका उपयोग अस्थायी चुंबकों के उत्पादन में किया जाता है, जैसे कि हवाई ड्राइव और लाउड स्पीकरों में उपयोग किया जाता है। फिर उच्च शक्ति वाले मिश्र धातु, कर स्टील की ताकत और कठोरता को बढ़ाने के लिए उसमें कोबाल्ट मिलाया जाता है। इन मिश्र धातुओं जेट इंजन, खनन उपकरण और औजारों सहित कई तरह के अनुप्रयोगों में किया जाता है। सिरेमिक की बात किया जाए तो सिरेमिक की मजबूती, कठोरता और रंग को बेहतर बनाने के लिए कोबाल्ट को सिरेमिक में मिलाया जाता है, यानी मिश्र धातु बनाया जाता है। इन सिरेमिक का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें पहनने प्रतिरोधी कोटिंग्स, स्पर्श लगा और दांत प्रत्यारोपण में शामिल होता है। कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए उसमें कोबाल्ट मिलाया जाता है। इस रंग का इस्तेमाल अक्सर रंगीन खांचा और नीले सिरेमिक के उत्पादों में किया जाता है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? तो कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान या इवांडा। तो कांगो बेसिन का जो भाग है यहाँ पे वो कैमरून है, ठीक है। कांगो नदी का बेसिन पश्चिम मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के किनारे स्थित है। कांगो नदी के विशाल जल निकासी क्षेत्र में यह शामिल है। तो कांगो नदी के विशाल जल निकासी क्षेत्र में कौन कौन शामिल है वो देखना है। कांगो गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, पश्चिमी जाम्बिया है, उत्तरी अंगोला और कैमरून है, और तंजानिया के कुछ हिस्से है। कांगो बेसिन पृथ्वी पर बचे हुए सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों में से एक है। 500 मिलियन एकड़ में फैले यह वन अलास्का राज्य में भी बड़ा है तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। बिल्लीगिरी रंगन पहाड़ियां सतपुरा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में है। फिर है सेचालम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में है। फिर उनमें से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो ध्यान देना है कि अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सतपुरा श्रेणियों के संगम पर है, ठीक है। ये पहला कथन गलत है। बिलिरिंगन पहाड़ियां सतपुरा श्रेणी के, अच्छा यहाँ पे विंध्य और सतपुरा न कि सह्याद्री। फिर है गिरिरंगन पहाड़ियां सतपुड़ा के सबसे पूर्वी भाग में है, तो ये कर्नाटक में कुछ बता रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत है। फिर है सेचालम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में है, तो सेचालम पहाड़ियां पश्चिमी घाट में नहीं पूर्वी घाट में है। पूर्वी घाट में पूर्वी भाग में है, जिसको बोल सकते हैं एक तरह से दक्षिणी पूर्वी भाग में है भारत के, ठीक है। आंध्र प्रदेश के पूर्व भाग में सेचालम पहाड़ियां है, तो ये भी गलत है। इसको देखने की कोशिश करेंगे। अमरकंटक पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित है। अनूपपुर जिले में स्थित है। करविंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन स्थल पर 1065 मीटर की ऊंचाई पर बने परिवेश के बीच है। फिर है बिल्लीगिरी रंगन पहाड़ियां दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक में स्थित है। यह उन पारिस्थितिकी प्रणालियों का घर है जो दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के लिए अद्वितीय है। चूंकि यह पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिम में और पूर्वी घाट के सबसे पश्चिमी किनारे पर स्थित है, इसलिए विभिन्न आवासों के कारण विविध वनस्पतियों और जीव यहाँ पाए जाते हैं। फिर है सेचालम पहाड़ियां पूर्वी घाट की पहाड़ी श्रेणियां दक्षिणी आंध्र प्रदेश राज्य, और ये दक्षिणी पूर्व भारत का भाग कह सकते हैं है। इस प्रकार से तीनों गलत था।
अगला स्लाइड खोल क्यों नहीं रहा है? थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया वीडियो, लेकिन देखते हैं, कट तो नहीं करेंगे, हो जाता तो ठीक है। चार तो देख लिया हमने ना, चार, हाँ चार तो हमने देख लिया, इसका डिस्क्रिप्शन भी हमने देख लिया। आते हैं 5 नंबर में। ये बाई डिफॉल्ट कहाँ से आ गया है? कर भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। फिर है, तो ये जहाँ तक लग रहा है कन्याकुमारी से कश्मीर में को ये जोड़ने का काम करता है, और साथ ही पूर्व से पश्चिम को भी जोड़ता है, वो देख लेंगे हम डिस्क्रिप्शन में। त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग से जोड़ता है। एक चीज ध्यान देना है, इसमें भी तीनों सही नहीं है, ठीक है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सब स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना नेटवर्क करे यह उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से तथा पूर्व में सिलचर को पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ता है। क्या बोल रहा है? यह उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से और पूर्व में सिलचर को पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ता है। यानी उधर श्रीनगर से कन्याकुमारी और इधर पूर्व में सिलचर से, पश्चिम में पोरबंदर। पोरबंदर गुजरात में हो गया, ठीक है। ये सिलचर पड़ता हो वो पूर्वोत्तर राज्य में कहीं। सबसे पूर्व स्थान क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये सब ये तो देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि लास्ट तक ही जाता हो। त्रिपक्षीय राजमार्ग करिया मणिपुर में मोरे और म्यांमार के माध्यम से थाईलैंड में माई सोत को जोड़ता है। जिस कारण से पहला गलत था, दूसरा गलत था। कर त्रिपक्षीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा म्यांमार में सड़क नेटवर्क है। टीएलएच की कई मूल संरेखनों को हाल ही में पूरा किया, यह उन्नत किया गया है। म्यावाड़ी और कावाक्लिक थाईलैंड को जोड़ने वाली बाईपास सड़क और म्यावाड़ी और माई सोत को जोड़ने वाला दूसरा मैत्री पुल सबसे महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा यह कोलकाता को चीन के कुनमिंग से जोड़ता है, ठीक है। इस कारण से ये गलत है, तीसरा ऑप्शन ये था। अगर बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारे कि नहीं, इस धारणा के साथ रखी गई थी कि परियोजना को सरकारी स्तर पर सक्रिय किया जाएगा, जिसे ट्रैक 1 के रूप में जाना जाता है, ताकि कुनमिंग से कोलकाता तक व्यापार और संपर्क को बढ़ावा दिया जा सके। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2। भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। तो ध्यान देना है कि भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। ये बात सही है। कर विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध एनरिच्ड जिसको बोलते हैं यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा बता दिया। 5% तक भी इन रिच है यूरेनियम, तो वो ईंधन के रूप में यूज होता है, 60% तक नहीं। जिस कारण से दूसरा कथन क्या हो जाता है? गलत। जिस कारण से ऑप्शन सी क्या होगा? सही। कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। पर भारत में विद्युत का प्रमुख उत्पादन कोयले के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक थर्मल पावर प्लांट है, जो कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 75% है। अतः कथन 1 क्या है? सही है। करेक्ट। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 में भारत की कुल बिजली उत्पादन कितना रहा था उस वक्त? क्वेश्चन 2023 का है, तो उससे पहले का ही डेटा से क्वेश्चन रहता है। तो विद्युत उत्पादन के लिए लगभग 5% की सीमा तक समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में पिंड और वर्णन। सैफिड, तो सैफिड कुछ प्रकार का, यहाँ पिंड तो बोला ही है, ठीक है। तो सैफिड जो होता है तारे हैं जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं, इसको इधर मिला दीजिए, बट सामने में कुछ और, इस कारण से ये गलत हो जाएगा। निहारिकाएं जो है अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल हैं, और इधर कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो ये इसमें सही है। पल्सर जो है न्यूट्रॉन तारे हैं
जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है, यानी शायद नष्ट हो जाता है, कहना चाह रहा है। तो ये पल्सर एक सिर्फ सही है, केवल एक ही कथन क्या है, सही है। सैफिड्स वास्तव में एक प्रकार के परिवर्तनशील तारे हैं जो समय समय पर चमकते और मंद होते रहते हैं, न कि अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल हैं। अतः पहला क्या है, सही नहीं है। यहाँ पे भाई उल्टा हो गया था। सैफिड्स क्या है, वास्तव में एक प्रकार के परिवर्तनशील तारे हैं जो समय समय पर चमकते हैं और कभी कभी मंद होते रहते हैं, न कि अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। अब सैफिड्स की बात किया जाए तो आकाशगंगा और आकाशगंगा से बाहर की दूरियों को मापने के लिए महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय मानक है। तो सैफिड चर की चमक और उसके स्पंदन काल के बीच एक मजबूत प्रत्यक्ष संबंध मौजूद है। की बात करें तो नीला के अंतरिक्ष में गैस और धूल के विशाल बादल है, न कि तारे जो समय समय पर चमकते और मंद होते हैं। कर दिया। अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल कहलाता है निहारिकाएं। अच्छा ठीक ही तो है, चलिए आगे चलते हैं। निहारिकाएं अंतरिक्ष में गैस और धूल के विशाल बादल है, न कि तारे जो समय समय पर चमकते हैं और मंद होते रहते हैं। और कुछ निहारिकाएं किसी मरते हुए तारे जैसे कि सुपरनोवा के विस्फोट से निकलने वाली गैस और धूल से बनती है। अन्य नेबुला ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नए तारे बनने शुरू हो रहे हैं। इस कारण से कुछ नेबुला को तारा नर्सरी भी कहा जाता है। तो कार्य न्यूट्रॉन तारे जब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन समाप्त हो जाता है और वे ढल जाते हैं। पल्सर अत्यधिक चुंबकीय घूर्णनशील न्यूट्रॉन तारे हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की किरणें उत्सर्जित करते हैं, जो नियमित स्पंदों के रूप में दिखाई देते हैं। का निर्माण विशाल तारों के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ है। पल्सर में बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो कणक के जेट को दो चुंबकीय ध्रुवों के साथ बाहर की ओर प्रवाहित करते हैं। ये त्वरित कण बहुत शक्तिशाली प्रकाश किरणें उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करते हैं कि बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, रोमानिया और उपयुक्त में से कितने देश की सीमाएं यूक्रेन की सीमाएं के साथ साझी है। तो ध्यान देना है, यूक्रेन खबरों में है इसलिए उस वक्त आया था, ठीक है, उस वक्त ज्यादा खबर में था, 2023 में था ना। तो ध्यान देना है, ये आप मैप से देखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। रोमानिया और हंगरी ये यूक्रेन से सीमा साझा करता है। उधर बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, लातविया, लिथुआनिया ये सब नहीं करता है। इसको देखते हैं। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है तथा रूस के बाद यूरोप महाद्वीप का पर दूसरा सबसे बड़ा देश भी है। रूस के बाद यूक्रेन ही बड़ा है। इसकी राजधानी कीव है जो उत्तर मध्य यूक्रेन में नीपर नदी पर स्थित है। यूक्रेन की सीमा निम्न से लगती है। यदि उत्तर में बोले तो बेलारूस से, पूर्व में रूस से, बेलारूस, इधर रूस, आजोव सागर और दक्षिण, अच्छा पूर्व में रूस और आजोव सागर, कि दोनों एक साथ है कॉमा में, और दक्षिण में इसका क्या है, काला सागर है। मोल्दोवा और दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और हंगरी, स्लोवाकिया और पश्चिम में क्या है, हॉलैंड है। यूक्रेन सुदूर दक्षिण पूर्व में रूस से कर्च जलडमरू मध्य से अलग होता है जो आजोव सागर का काला सागर से जोड़ते हैं। यूक्रेनी कार्पेथियन और क्रीमिया के पर्वत जैसे पर्वतीय देश की सीमाओं पर ही पाए जाते हैं और यह इसके क्षेत्र का केवल 5% हिस्सा है। यूक्रेनी परिदृश्य में फिर भी कुछ विविधताएं हैं। तो ये क्वेश्चन दोबारा तो नहीं आने वाला है, हम प्रीवियस देख रहे हैं इसलिए इतना मन से इसको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आएगा। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है। तो ठीक है, भूमध्य रेखा पे सूर्यताप क्या है, ध्रुव से अधिक प्राप्त होता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि उससे 10 गुना अधिक हो, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का जो बनावट गोलीय आकार का है उससे और उसके वितरण के कारण सूर्यताप अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा पे इतना है कि ध्रुव से अधिक प्राप्त होता है, इस कारण से ये तो सही नहीं है। अब रक्त किरणें सूर्यताप के लगभग 2/3 भाग है, तो ये भी नहीं सही होना चाहिए। रक्त तिरंगे निचले वायुमंडल में जो है संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती है, ठीक है, तो ये तीसरा सही है। रक्त तिरंगे सौर विकिरणों की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं।
अवरक्त तरंगे सौर विकिरण के विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान, ये नहीं सही है तो इसका देखेंगे डिस्क्रिप्शन आखिर क्या है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। रक्त तरंगे और जलवाष्प। रक्त तरंगे मुख्यतः निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है जो पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है तथा पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः विकल्प 3 क्या है, सही है। 3 यानी सी। भूमध्य रेखा और ध्रुवों का सूर्यताप की बात करें, यद्यपि भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है, फिर भी सूर्यताप की कुल मात्रा में अंतर 10 गुना से अधिक नहीं होता। पृथ्वी की वक्रता और सौर ऊर्जा के वितरण के कारण वास्तविक अंतर बहुत कम है। अतः विकल्प 1 गलत है। सूर्यताप में अवरक्त किरणों का अनुपात। यद्यपि अवरक्त किरणें सौर विकिरण का एक हिस्सा होती हैं, लेकिन वे सूर्यताप का 2/3 हिस्सा नहीं होती है। सूर्यताप में विभिन्न तरंग धरे होते हैं, जिनमें दृश्य प्रकाश, परावैंगनिक किरणें और अवरक्त किरणें। फिर अवरक्त तरंग और दृश्य स्पेक्ट्रम क्या है। अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है और वे दृश्य स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं होती है। वे मानव आंख द्वारा देखे जाने वाले प्रकाश की सीमा से बाहर होता है। यहाँ एक टर्म आया है, अवरक्त तरंग की तरंग दैर्घ्य जो है दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। एक हमने यहाँ भी 2 दिन पहले कोई ट्रिक बनाया था, शायद उस पे ये हम समझा सकते हैं। रम्मी देखते हैं उस पे होगा तो ये आप याद रखिएगा, ताकि छोटे एग्जामों में भी आते रहता है इसका सीरीज। रमी भू